बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात में एक बड़ी सियासी हलचल के साथ। गुजरात के पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को पाटीदार संख्या की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अनार पटेल को सौराष्ट्र में बड़ा प्रभाव रखने वाले खांडेलधाम संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसे अनार पटेल की पॉलिटिकल लॉन्चिंग माना जा रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल भी गुजरात की राजनीति में एक्टिव हो सकती हैं। गुजरात की राजनीति में लंबे समय की शांति के बाद एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को खोडलधाम समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन ये नियुक्ति एक सोशल एंट्री कम पॉलिटिकल लॉन्चिंग ज्यादा दिखाई दे रही है। कुछ साल पहले ही खोडलधाम ट्रस्ट में अनार पटेल की एंट्री हुई थी। खोडलधाम मंदिर की 9वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। खोडलधामना समग्र संगठन अध्यक्ष तरीके આજે અનારબેન પટેલની જાહેરાત કરવામાં આવી। राजकोट में खोडलधाम एसोसिएशन काउंसलर्स मीट का आयोजन हुआ, जिसमें खुद खोडलधाम ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल ने अनार पटेल को अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। खोडलधाम 21/1/2017 प्राण प्रतिष्ठा के 9 साल पूर्ण हो रहे हैं। उसी संदर्भ में 21/1/2026 को कन्वीनर मीट का आयोजन किया गया है। नरेश पटेल के इस ऐलान से गुजरात में चर्चा शुरू हुई। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से अनार पटेल की राजनीति में एंट्री होने वाली है? क्योंकि खोडलधाम सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के लेउबा पाटीदार समाज की सबसे ताकतवर संस्था है और ये वही बेल्ट है जहां पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के वोटों में सेंध लगाई थी। लिहाजा इस बार बीजेपी की सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात के लेउबा पाटीदारों पर सीधी नजर है। कहा जा रहा है कि अनार पटेल को इस मैदान में उतारकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। संगठन के अध्यक्ष बनने के बाद अनार पटेल ने पहले संबोधन में एकता पर जोर दिया, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। ये जो जवाबदारी है, शायद आज संगठन अध्यक्ष की जो घोषणा हुई वो नहीं है, बट संगठन तो हमारे 5 जन का संगठन का कमेटी है। वो कमेटी लास्ट 8-9 महीने से हम लोग पूरे जिले में, तहसील में, गांव तक घूम घूम के हम लोगों ने पूरा ये जिला और तहसील तक हमारी जो जवाबदारियां गई है वो हमने तय किया है। तो ये एक हुद्दे की रुई की तरह मैं ऐसा समझती हूँ कि ये हुद्दा मुझे मिला है, उसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं है, समझ लो। तो ये कमेटी की जवाबदारी है कि कमेटी साथ में बैठ के ये काम कर रही है। बीजेपी की दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी में बैठे बैठे बड़ा दांव चल दिया है। ये तो 2027 वाली सियासी शतरंज की पहली चाल है। 2027 से पहले अगर अनार पटेल एक्टिव हुई तो पाटीदार समाज का सबसे बड़ा विकल्प बन सकती है। बीजेपी हाईकमान जानता है कि सौराष्ट्र में पाटीदारों को संभालने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो शिक्षित हो और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी मजबूत हो, जिसमें अनार पटेल पूरी तरह फिट होती हैं। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और गुजरात के कद्दावर नेता शक्ति सिंह गोहिल के घर से एक दुखद घटना सामने आई। शक्ति सिंह गोहिल के भतीजे ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर डाली, उसके बाद खुद को भी शूट कर लिया। ये घटना अहमदाबाद में हुई है, हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स NRI टावर में। ये तस्वीरें यशराज सिंह गोहिल और उनकी पत्नी राजेश्वरी की है। 2 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। दोनों बेहद खुश दिखते थे, लेकिन अचानक से दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक ही झटके में दोनों ही जिंदगियां खत्म हो गई। ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। बुधवार रात करीब 11:30 बजे दोनों अपने रिश्तेदार के घर से डिनर करके लौटे थे। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में खबर आई कि गोली लगने से यशराज की पत्नी की मौत हो गई। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, यशराज ने अपनी उसी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर सुसाइड की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है।
अहमदाबाद में पहले पति द्वारा पत्नी की हत्या की गई और उसके बाद पति ने आत्महत्या करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। फिलहाल मेरी मौजूदगी उसी एनआरआई टावर में है जिसमें 5वीं मंजिल पर ये पूरी वारदात कल देर रात हुई है, जिसमें यशराज सिंह गोहिल, जिनकी उम्र 33 साल बताई जा रही है, जो कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में क्लास 1 अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, जिनकी दूसरी शादी 2 महीने पहले होने की जानकारी अब तक प्राप्त हो रही है। और यशराज सिंह कल देर रात अपनी पत्नी राजेश्वरी के साथ डिनर करके अपने घर पे लौटे थे। उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई, क्या हुआ इसकी जानकारी हालांकि पुलिस जुटा रही है, पर कल रात यशराज सिंह ने अपनी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर के माध्यम से अपनी पत्नी पहले राजेश्वरी की हत्या की और उसके बाद 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करके जानकारी दी गई। यशराज और राजेश्वरी अहमदाबाद के एनआरआई टावर की इसी इमारत की 5वीं मंजिल पर रहते थे। यशराज सिंह हाल ही में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में क्लास 2 अधिकारी से प्रमोशन पाकर क्लास 1 अधिकारी बने थे। दोनों के रिश्तों में तनाव की किसी को भनक तक नहीं थी। कल रात पुलिस को एक मैसेज मिलता है कि एनआरआई टावर में 5वें मंजिले पे ऐसी एक वारदात हुई है, जिस वारदात में जो डेथ हुई है राजेश्वरी बा है और उनके हस्बैंड यशराज सिंह। इसमें पहले दोनों को किसी के अपने परिचित के वहाँ वो डिनर के लिए गए थे, वापस वो आए और उनकी मदर से मिलने के बाद अपने बेडरूम में चले गए और बेडरूम में जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद अपनी मदर से आके यशराज जी बता रहे कि मेरी रिवॉल्वर से गोली छूट गई है और मेरी वाइफ को लगी हुई है। ऐसा बता के उनकी मदर के साथ बेडरूम में जाते और उसी वक्त उन्होंने 108 को कॉल किया हुआ था। 108 भी वहाँ के जो इंचार्ज है वो भी आ गए और उन्होंने आने के बाद उन्होंने देखा कि जो इस काम में राजेश्वरी बाई उनकी डेथ हो चुकी है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। सोसाइटी में बाहर के लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर दोनों के बीच विवाद की जड़ क्या थी। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। बुधवार को हमने बनासकांठा के एक स्कूल में फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए बच्चों की खबर को दिखाया था। आज गुजरात की शिक्षा राज्य मंत्री रीबाबा जडेजा वडोदरा में एक सरकारी स्कूल में पहुंची, जहां वो खुद भी स्कूल के बच्चों के साथ मिड डे मील खाती हुई नजर आई। इसके अलावा रीबाबा जडेजा ने स्कूल और गर्ल्स हॉस्टल के हालात का जायजा भी लिया। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स ग्राउंड और साथ ही दूसरे एजुकेशनल इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट देखकर उन्होंने स्कूल प्रशासन के काम की बड़ी तारीफें की। વિવિધ જિલ્લામાં આ પ્રકારના કાર્યક્રમો હોય ત્યારે એ જિલ્લાની શાળા, ત્યાં ખાસ KGBV હોય તો એની પણ મુલાકાત અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે શું ઇનોવેટિવ કરી શકાય અને અત્યારની એક્ઝિસ્ટિંગ સિસ્ટમ છે એમાં વધારે સારું કેવી રીતના કરી શકાય ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય, ઇન ટર્મ્સ ઓફ વધારે એના ટીચર્સના માધ્યમથી સારું શિક્ષણ કેવી રીતના મળે, મધ્યાહન ભોજન પણ લેવાની તક મળી। આ ઉપરાંત આજે હોસ્ટેલ છે KGBV એમાં પણ આજે મુલાકાત લીધેલી છે। લગભગ 100 કરતાં વધારે દીકરીઓ અહીં છેવાડાના વિસ્તારથી આવી અને એજ્યુકેશનમાં પોતાનું ખૂબ સરસ યોગદાન જ્યારે આપી રહી હોય ત્યારે એ એમની રહેવાની વ્યવસ્થા શું છે, જમવાની વ્યવસ્થા શું છે, ખાસ જે ગુજરાત અત્યારે જે સ્ટ્રગલ કરે છે કુપોષણમાં, એ કુપોષણને આપણે કાઉન્ટર કરવા માટે યોગ્ય આહાર અને યોગ્ય પોષણ મળે, પોષણયુક્ત આહાર આપવો ખૂબ જરૂરી છે। मेहसाणा जिले का एक गांव फिलहाल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि केमिकल कंपनियों से निकलने वाले केमिकल और धुएं की वजह से यहां का पानी और हवा पूरी तरह से जहरीला है। आलम यह हो चुका है कि बोरवेल से अब लाल रंग का जहरीला पानी निकल रहा है। मेहसाणा जिले के इंद्राट गांव में बोरवेल से निकलता ये लाल जहर केमिकल कंपनियों के पाप का प्रमाण है। यहाँ भूजल इतना दूषित हो गया है कि कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियां फैलने लगी है। हमारे गांव में तो केमिकल वाली कंपनियां है ना, वो बहुत प्रदूषण करती है। वो जमीन में भूगर्भ में पानी भी केमिकल वाला डाल देती है। वो चिमनी द्वारा वो हवा का पॉल्यूशन बहुत फैलाती है। पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या तो हमारे गांव में वो एग्रीकल्चर बोर है 5-10 जैसे, इसमें तो केमिकल युक्त लाल पानी आता है। वो खेडूत के पीने लायक भी नहीं है, उसको पशुपालन को भी पीने के लायक नहीं है। और खेडूत क्या करेगा? उसको तो पशुपालन को तो पिलाना पड़ेगा। खेडूत तो गाँव में से या कई दूसरी जगह से पानी पीने के लिए खेत में ले जाते हैं।
विकास की आड़ में यहाँ खुलेआम विनाश को न्योता दिया जा रहा है। केमिकल फैक्ट्रियों से छोड़े जाने वाले केमिकल की वजह से पानी इतना दूषित हो गया है कि इंसान तो छोड़िए, ये पानी पशुओं को पिलाने लायक भी नहीं रहा। हालात ये हैं कि कैंसर और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों के डर से गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे गांव में वो प्रदूषण है, वो केमिकल फैक्ट्रिया है, इसीलिए हमारे गांव का वातावरण, उसकी हवा खतरनाक हो गई है। इसीलिए वो अनेक बच्चे को और बड़े को ये कैंसर जैसा, टीबी जैसा रोग होता है। पानी के साथ है, पानी पीने लायक नहीं है। वो जो रेड आता है ना, वो लाल कलर का आता है, वो पीने के लायक नहीं है। कितने सालों से ये 5-6 साल से चालू हो गया और ये सब फैक्ट्रियाँ अंदर उतारती है और बोर में जो पीने लायक नहीं आता पानी। इस गांव में ये कोई नई समस्या नहीं है। गांव वाले बताते हैं कि पिछले 5-6 साल से इसी तरह का दूषित पानी आ रहा है। केमिकल कंपनियों के धुएं से हवा भी जहरीली हो गई है। बार बार शिकायतें कर आम लोग भी थक गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमने तो बार बार जीपीसीबी को, मेहसाणा को भी वो बार बार अर्ज करते हैं, जो वो उसको अधिकारी उसको सबको हम अर्ज करते हैं, पर उसका कोई रीजन नहीं निकलता है। अभी क्या मांगे आप? हमारी तो सब मांग यही है। हम उसको ऐसे नहीं बोलते कि उसको भगा दो, ये करो। हम तो ये चाहते हैं कि जो मशीनरी वो सरकार के कानून में जो आती है वो सब बिठा के उसको सही तरफ से चलाओ, तो हमको भी शांति और कंपनी वालों को भी शांति। कितने सालों से लाल पानी आ रहा है? 5-6 सालों से लाल पानी आ रहा है। जिला विकास अधिकारी ने कुछ दिन पहले गांव का दौरा किया था, जहां ग्रामीणों की शिकायतों के बाद टीडीओ और जीपीसीबी को शिकायत करके खानापूर्ति कर दी गई। माननीय श्री जिला विकास अधिकारी साहब तारीख 15/1/2026 के दिन इंद्राल गांव की मुलाकात ली हुई थी। वो मुलाकात के दौरान इंद्राल ग्रामजनों ने इंद्राल गांव में जो केमिकल कंपनियां हैं, वो केमिकल कंपनियां हवा और पानी का प्रदूषण कर रही है, वो रजूआत की हुई थी। वो रजूआत के संदर्भ में हमने वो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेहसाणा में लिखित पत्र भेज के ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉल्यूशन हो रहा है वो पॉल्यूशन कम करने के लिए और बंद करने के लिए लिखित रजूआत की हुई है। सबको पता है कि समस्या गंभीर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शायद यहाँ भी इंदौर जैसी किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं और गांव के लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। इनका एक ही सवाल है कि प्रशासन और सरकार की कुंभकर्णी नींद आखिर कब टूटेगी। मेहसाणा से मनीष मिस्त्री के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात पुलिस की स्टेट साइबर टीम ने एक नए साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस गिरोह के सदस्य अब तक देश के 28 राज्यों में 1229 से ज्यादा साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनमें 826 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का खुलासा किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने धोखाधड़ी के लिए 9 फर्जी कंपनियां बनाई थीं और अपने नाम से 82 बैंक खाते भी खोले थे। इन खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन करने के लिए। गुजरात राज्य गुजरात सरकार के निर्देश के अनुसार नायब मुख्यमंत्री श्री और डीजीपी की सूचना से गुजरात में ऑपरेशन म्यूल हंट जो शुरू किया गया है, उसी म्यूल हंट के तहत आज साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुजरात को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें पीआई चौधरी, पीआई अनमोल सलिया और उनकी टीम ने सूरत से 8 लोगों को गिरफ्त में लिया है। इन लोगों ने पूरे देश में 1229 जितने साइबर क्राइम में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें 826 करोड़ रुपए के ऑफेंस रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 500 करोड़ रुपए इन लोगों के अकाउंट से या तो विड्रॉ हुए हैं, या तो ट्रांसफ़र हुए हैं, या तो हवाला के जरिए पहुंचाए गए हैं। महिसागर जिले के खेड़ापा गांव के लाडले और भारत माता के वीर सपूत लांस नायक जयंती भाई का पार्थिव शरीर पूरे उनके गांव पहुंचा। पैतृक गांव और हरियाणा के हिसार कैंट में देश की सेवा में तैनात 33 साल के जयंती भाई एक दुखद हादसे में शहीद हो गए थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ और नम आंखों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
उनके परिवार में वृद्ध माता पिता हैं, भाई, पत्नी और 2 मासूम बच्चे हैं। जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पूरा इलाका भारत माता की जय और शहीद जयंती भाई अमर रहे के नारों से गूंज उठा। आज हमारे विधानसभा में जो हमारे जयंती भाई अकरावीर पारगी तो देश सेवा में वो शहीद हुए, हमारे सबके लिए दुर्भाग्य की बात है, दुख की घड़ी है। लेकिन ये मानगढ़ की जो भूमि है, तो मानगढ़ की भूमि पर जो ये गोविंद गुरु ने देश को आज़ादी दिलाने में हमारे पुरखों को राष्ट्र प्रेम जगाने का काम किया था। इसी धरती से हमारे ये सपूत तो देश की सेवा में थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शहीद हुए। उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे जो सूबेदार जो कल से यहाँ आए उसको गार्ड ऑनर दिया। संतरामपुर नगर में पूरी जो उसकी अंतिम यात्रा निकली, सभी नगरजनों ने उसको पुष्पांजलि अर्पण की। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।